Good afternoon. On the auspicious occasion of Rajiv Gandhi Cancer Institute completing 25 years of service towards cancer patients, it is my privilege to welcome you to this educational session on the link between our diet and cancer. The speaker for today's session is Dr. Vineet Talwar, sir. Dr. Talwar is the Director of Medical Oncology Services at Rajiv Gandhi Cancer Institute and has been a pillar of strength since he joined the institute in the year 2000. Over the course of more than 20 years, he has influenced the lives of countless number of patients with his authoritative knowledge of oncology, delivered in his characteristic compassionate style. It should come as no surprise then that he has garnered accolades and recognition at several national and international forums. He is also a fellow of the Royal College of Physicians, Edinburgh, UK, as well as several prestigious international and national societies dedicated to the advancement of cancer care. Last but not the least, he has more than 40 research publications in high impact medical journals, and despite his busy daily schedule, still finds time to conduct, encourage, and publish more research. With that background, I invite Dr. Vineet Talwar sir to please begin today's session. Over to you, sir. Thank you very much, Infan. And I think I will speak in Hindi more and then English, although the gist will be in English. But let me see if I can do the justice. I'll just share my screen. Is my screen visible? Yes, it's visible, sir. It's visible? Okay. So, नमस्कार. आज का जो विषय है वो है डाइट एंड कैंसर. डाइट जो हम रोजमर्रा में खाते हैं, कैंसर एक जो प्रकोप है जो हम सबको पता है आजकल हमारे बीच में है. कैंसर का निदान करने के लिए हम काफी तरह तरह की दवाइयां देते हैं, जिसे कीमोथेरेपी बोलते हैं, टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं, इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं. तो क्या डाइट का कोई विशेष रोल है कैंसर ट्रीटमेंट में? कैंसर ट्रीटमेंट के बाद क्या डाइट कैंसर को इफेक्ट करती है या नहीं? आइए इसके बारे में कुछ जानकारी लें. मेल न्यूट्रिशन मतलब शरीर के अंदर डाइट कम होना. मेल न्यूट्रिशन किसको कहते हैं हम? मेल न्यूट्रिशन होता है स्टेट ऑफ न्यूट्रिशन, जिसके अंदर एक स्थिति, जिसके अंदर शरीर के अंदर प्रोटीन, एनर्जी, ये सब के जो मूल जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम हो जाते हैं. और जब ये कम हो जाते हैं तो शरीर के ऊपर उल्टा असर डालते हैं, शरीर के फॉर्म पे, शरीर के काम में, और जो एंड में जो नतीजा होता है उसके ऊपर. लगभग ये देखा गया है कि 80% कैंसर पेशेंट जो होते हैं मेल न्यूट्रिशन या डाइट कम होने की वजह से प्रताड़ित होते हैं. आइए देखते हैं इसके क्या कारण हो सकते हैं. मेल न्यूट्रिशन के बहुत कारण होते हैं. अब आप अगर शरीर को एक बाल्टी की तरह समझे तो वो बाल्टी के अंदर जो पूरा न्यूट्रिशन होती है, पूरी खुराक होती है, वो कैसे कम हो सकती है? या तो आप कम खाना खा रहे हैं, डिक्रीज डाइटरी इनटेक, या शरीर का रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ गई है, या शरीर में खुद में खुराक उतने कम है जिसकी वजह से मेल न्यूट्रिशन हो रहा है. और चौथा, आप खाना पूरा खा रहे हैं लेकिन शरीर में हजम नहीं हो रहा. तो ये 4 मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से शरीर में डाइट कम हो जाती है और शरीर में मेल न्यूट्रिशन पैदा होती है. तो एक एक को अगर हम देखें, शरीर में अगर आप खाना कम देते हैं तो वो किस कारण की वजह से हो सकता है? जब भी कोई कैंसर का पेशेंट होता है उसके मुंह में छाले आ जाते हैं, उसकी वजह से कम हो जाता है, जी कच्चा होता है या उल्टी आती है, खाना पूरी तरह नहीं खा सकते, डेंचर्स होते हैं, इल फिटिंग होते हैं, चबा नहीं पाते, च्यू करने में दिक्कत आती है, पेट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, पेट में पानी हो या पेट में ट्यूमर हो जो पेट के ऊपर प्रेस कर रहा हो, जिसकी वजह से आप उसको खाना अंदर नहीं ले सकते.
आपने खाना ले लिया बट उसके बाद आपको कब्जी हो गई किसी कारणवश, या अंतड़ियां सुस्त होने की वजह से, या फिर जो है कुछ दवाइयां होती हैं जिससे कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, कब्जी हो सकती है, उसकी वजह से जो है भूख कम हो जाती है, या ऑफ कोर्स आपकी देखभाल के लिए कोई ज्यादा माध्यम नहीं है, ज्यादा सोर्सेज नहीं है, मानसिक प्रताड़ितपन जो होता है, डिप्रेशन जिसे बोलते हैं, वो हो जाता है। तो ये सारे विशेष कारण हैं जिसकी वजह से हम खाना नहीं खा सकते। कई बार ऐसे देखा गया है कि आप खाना पूरा खाते हैं बट शरीर की रिक्वायरमेंट, शरीर की जो पुकार है कि मेरे को खाना और दीजिए, मेरे को और जरूरत है, वो बढ़ जाती है। वो क्यों बढ़ती है? कैंसर के अंदर शरीर जो होता है, एक तो हम कैंसर से लड़ रहे होते हैं, और दूसरा ये है कि जब कैंसर को अंदर किल करते हैं, वो भी जीवित चीज होती है, उसको जब हम उसको किल करते हैं तो उसकी भरपाई भी जरूरी है। तो अगर आप एक खाते हैं तो कैंसर के अंदर कम से कम 1.25 या 1.5 गुना ज्यादा खाना पड़ता है, क्योंकि कैंसर अपने आप से जो है शरीर को खोखला कर देता है। कभी कभी शरीर में इन्फेक्शन हो जाती है, कहीं पे कोई घाव होता है, उसको सूखना होता है, और सर्जरी के बाद भी जब ये सारी सिचुएशन होती है तो शरीर का जो रिक्वायरमेंट होती है, अंदर से मांग होती है, वो बढ़ जाती है। और जो साधारण जो खाना हम रोजमर्रा में खाते हैं वो पूरा पर्याप्त नहीं होता। तो इस कारणवश जो है इंक्रीज रिक्वायरमेंट हो जाती है, और जब रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, डाइट कम होती है, उससे मेल न्यूट्रिशन हो जाती है। तीसरा ये देखा गया है कि आप खाना खा रहे हैं, खाना बाहर आ रहा है, उल्टी आ रही है, लूज मोशन लग जाते हैं, डायरिया हो जाता है, शरीर में घाव आ जाते हैं, फिस्चुलास बन जाते हैं, जगह जगह से खाना जो है, जो आप जो खाते हैं, जगह जगह से शरीर से लॉस होता है। तो कहीं भी जो खाना आप खाते हैं वो शरीर से उसका लॉस होता है, तो वो भी जो है मेल न्यूट्रिशन में तब्दील हो जाता है। खाना पूरा खाएं लेकिन खाना हजम ना हो। अब क्यों ये होता है? कभी कभी कीमोथेरेपी से मैं बताता हूँ अपने मरीजों को कि जो अंदर की जो लाइनिंग होती है वो पक जाती है। जैसे आपके मुंह में छाले होते हैं वैसे ही जो होता है फूड पाइप में, पेट के अंदर जो अंदर की जो लाइनिंग होती है वो पक जाती है। जब वो पक जाती है तो उसकी वजह से जब आप खाना खाते हैं तो वो खाना हजम नहीं होता। खाना बेशक आप बोले कि डॉक्टर साहब मैं खाना पूरा खा रहा हूँ बट खाना जो है मेरे को लगता नहीं है, तो यही कारण होते हैं। कभी कीमोथेरेपी की वजह से हो सकता है, कभी रेडिएशन की वजह से हो सकता है, कभी सर्जरी की वजह से भी हो सकता है। जब आप वो जो अंतड़ी का भाग है जो गड़बड़ होता है उसको काट के आप बाहर निकाल देते हैं, तो वो जो भाग होता है अंतड़ी का जो काम करता है वो खत्म हो जाता है, जिसे शॉर्ट बाउल बोलते हैं। उस टाइम पे भी जो है जितना आप खाना खाते हैं वो जो है शरीर को पूरा लगता नहीं, तो इसको बोलते हैं इम्पेयर्ड डाइजेशन। तो ये एक बड़ा चक्रव्यूह बन जाता है। जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था, वैसे ही मेल न्यूट्रिशन का एक चक्रव्यूह बन जाता है। आप तरह तरह की डाइट खाना चाहते हैं, आप नहीं खा सकते, जो मैंने अभी बताया किसी कारणवश। अगर आप खा सकते हैं तो अंदर जो है वो हजम नहीं हो रहा। अगर मान लीजिए आपने खा भी लिया, आपने हजम भी कर लिया, आपको डायरिया हो गया, वॉमिटिंग्स हो गए, शरीर से बाहर निकल आता है, या ये सब भी हो जाते हैं, तब क्या होता है? शरीर की रिक्वायरमेंट जो है इतनी ज्यादा है कि आप जो खा रहे हो वो पर्याप्त नहीं है। तो ये सब चीजें जब होती हैं, इसको बोलते हैं साइकिल ऑफ मेल न्यूट्रिशन, जिसमें शरीर को डाइट कम मिलती है तो इससे थकान आ जाती है, किसी भी चीज में कंसंट्रेशन नहीं होती। सुबेरे उठते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी ने 20 लाठियां मारी हैं पीठ पे और उसके बाद बोला है चलो उठ के जाओ और काम करो। शरीर की आंतरिक जो ताकत है वो कम हो जाती है, और जब ये सब होता है तो शरीर की आंतरिक शक्ति जो है वो कम होने की वजह से इन्फेक्शंस जो है वो ज्यादा लगती हैं। जो दवाइयां आप देते हो वो शरीर को माफिक नहीं आती, और अगर किसी चीज में से निकलने में हमें 5 या 6 दिन लगते हैं, इसकी वजह से जो है वही 5 या 6 दिन लंबे होते होते कभी कभी महीना हो जाता है।
तो इसको बोलते हैं विशियस सर्कल ऑफ मेल न्यूट्रिशन। तो मेल न्यूट्रिशन अपने आप में ही एक अभिशाप है। क्यों? 20% लोग जो हैं कैंसर के पेशेंट्स इससे अपनी जान गंवा देते हैं, सिर्फ मेल न्यूट्रिशन की वजह से, ना कि कैंसर की वजह से। तभी ये इतना महत्वपूर्ण है हमारे समाज विशेष के लिए कि ये जानना कि अच्छी खुराक क्या होनी चाहिए और इसका कैसे समाधान करना चाहिए। इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर हेल्दी इंडिविजुअल को 25 से 30 कैलोरी पर केजी चाहिए होता है, तो कैंसर पेशेंट को उससे कम से कम 1.25 गुना या 1.5 गुना ज्यादा जरूरत पड़ती है। ये आप देखें, अगर नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल को, ये किताबें कहती हैं कि अगर 1700 से 2000 कैलोरीज चाहिए होते हैं, कैंसर पेशेंट को 2300 से 2700 तक कैलोरीज ज्यादा चाहिए होते हैं अपना नॉर्मल जो है डेली का जो है काम करने के लिए। उसका कारण मैंने आपको बताया है, या तो खाना पूरा नहीं होता, या पचता नहीं है पूरी तरह, या शरीर से लॉस हो जाता है, जैसे वॉमिटिंग्स होते हैं या लूज मोशन होते हैं, उसमें निकल जाता है। तो जब ये सारी चीजें होती हैं तो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ जाती है। तो इसके लिए हमें जो है क्या स्ट्रेटेजीज अपनानी चाहिए, कैसे हमें प्लान करना चाहिए कि इसको न्यूट्रिशनल असेसमेंट कैसे करें मरीज में। तो ये जो प्लान हम बनाते हैं उसके अंदर पेशेंट की केयरफुल हिस्ट्री लेते हैं, पूरा पेशेंट का ब्यौरा लेते हैं पूछने के लिए कि आपको क्या क्या तकलीफें हैं, जो अभी प्रेजेंट जो कैंसर प्रॉब्लम है, साथ में कोई शुगर है या ब्लड प्रेशर है या हार्ट की तकलीफ है या थायराइड की है, कोई देसी दवाई ले रहे हैं आप, और इसके अलावा एक गुड फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। ये भी बहुत जरूरी है ये देखने के लिए कि शरीर के अंदर कहीं पे कोई फिस्टुला तो नहीं बना, कोई घाव तो नहीं है, कोई ऐसी जगह जो इन्फेक्शन होती है वो तो नहीं है। ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि उनका भी निदान जो है न्यूट्रिशनल असेसमेंट के साथ साथ ही करना चाहिए, और उसके लिए अगर कोई स्पेसिफिक डाइट चाहिए तो वो साथ में जोड़नी चाहिए। इसके अलावा जो होते हैं हमारे कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे लीन बॉडी मास असेसमेंट बोलते हैं, बायो इम्पीडेंस एनालिसिस होता है, एक्सरे एब्जॉर्प्शियोमेट्री होती है, जिसके ऊपर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं दूंगा। मोटा मोटा ये कहना है कि केयरफुल हिस्ट्री लेनी है, पेशेंट से बात करनी है, ये देखना है कि पेशेंट किसी शारीरिक या मानसिक प्रभाव से प्रताड़ित तो नहीं है, कैंसर के अलावा कोई साथ साथ डायबिटीज शुगर की तकलीफें तो नहीं है। फिजिकल एग्जामिनेशन में देखना है कि जो आपने पेशेंट से पूछा है उसको कंफर्म करना है, और उसके बाद न्यूट्रिशनल असेसमेंट करना है। एक बार ही आपने न्यूट्रिशनल असेस कर ली कि भाई इसका ये तकलीफ है, इसके बाद हमें जो है क्रिटिकल गोल्स पे जाना चाहिए कि हमारा ट्रीटमेंट का उद्देश्य क्या होना चाहिए। अब इसमें जो है दो पहलू हैं, इसमें मैं दो पहलू में डिस्कस करूंगा। एक, जो हमारे पेशेंट्स ऑलरेडी कैंसर ट्रीटमेंट के ऊपर चल रहे हैं, उसमें क्या क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, क्या क्या प्लान होने चाहिए, और दूसरा जो ट्रीटमेंट के बाद हैं, जिन्हें कैंसर कॉन्करर्स बोलते हैं, जो कैंसर पे विजय प्राप्त कर चुके हैं और वो बाकी साधारण व्यक्ति विशेष की तरह है, एज गुड और एज बैड एज एनी इंडिविजुअल, एनी पर्सन ऑन द रोड, मैं ऐसे ही कहता हूं। तो हमारे जो कैंसर कॉन्करर्स है उनको क्या खुराक के लिए लेना चाहिए, ये मैं बताना चाहता था। दो विषय पे बात करेंगे, जो कैंसर पेशेंट हैं उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या गोल्स होने चाहिए, और दूसरा जो कैंसर कॉन्करर्स हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि दोनों में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। तो मैनेजमेंट, आइए मैनेजमेंट देखते हैं। पहले तो देखते हैं कि जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनको हम कैसे डील करते हैं। तरह तरह की तकलीफें होती है इन कैंसर पेशेंट्स में, मुंह में छाले आ जाते हैं, थकान आ जाती है, जो ट्रीटमेंट चल रहा होता है ट्रीटमेंट की वजह से जो है
जी कच्चा हो जाता है, उल्टियाँ हो सकती हैं, कब्जी हो सकती है, और एक स्पेशल डाइट्स होती है न्यूट्रोपेनिक डाइट, जिसके ऊपर मैं आगे विचार विमर्श करूंगा। तो ये सारी चीजें जो है मैनेजमेंट में आती हैं, तो एक एक करके इनको देखते हैं। जो हमें भूख कम हो जाती है, आमतौर ये देखा गया है कि जैसे ओपीडी में हम पेशेंट्स को मिलते हैं तो पहला प्रश्न ये होता है कि कैसी तबीयत है आपकी, तो बोलते हैं डॉक्टर साहब हमें खाने की जो है बिल्कुल ही भूख बिल्कुल ही मर गई है। तो इसके क्या कारण होते हैं? कभी कभी लोग बोलते हैं कि खाने की स्मेल से ही हमें जो है बिल्कुल उससे परहेज करने का मन करता है, बिल्कुल खाने का बिल्कुल जी खत्म हो जाता है और जी कच्चा हो जाता है, खाने को देखने को मन नहीं करता। मुंह के अंदर जो है टेस्ट चेंज हो जाते हैं कि जो भी खाते हैं मुंह का टेस्ट कसैला हो जाता है, अजीब सा स्वाद हो जाता है, जो नॉर्मल चीज होती है वो अप्रिशिएट नहीं होती, स्पेसिफिक ऑल्ट्रेशंस आ जाते हैं, और थोड़ा सा भी खाना खाएं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना जो है हमने खा लिया है और पेट बिल्कुल ही फुल हो गया है। साथ में नोजिया वॉमिटिंग तो मैंने आपको बताया ही बताया। तो ये सारी चीजें होती हैं जी कच्चा जब होता है। तो इस केस में जब मुंह में छाले हो जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? सॉफ्ट फूड खाने चाहिए, जो चीज जैसे खिचड़ी हो गया, दलिया हो गया, फिरनी हो गई, कोई भी चीज अगर ज्यादा अच्छी लगती है उसको बॉईल करके मिक्सी के अंदर घुमा के आप उसको पी सकते हो या चम्मच से खा सकते हो। अगर कोई चीज मुंह के अंदर आप ले जाने में दिक्कत समझते हो तो जैसे पाइप होती है जो फेंटा लिम्का की होती है पीते हैं, पाइप के द्वारा आप उसको अंदर ले सकते हो। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो होते हैं कभी कभी ले सकते हैं, अगर खाना पूरा ना खा पाए, हाई कैलोरी ड्रिंक्स होती है वो ले सकते हैं। एक ग्लूटामिन आर्जिनिन सप्लीमेंटेशन आते हैं, वो मुंह के अंदर छाले होते हैं वो बेनिफिट करते हैं। तो ये स्ट्रेटेजीज जो हैं हम अपना सकते हैं अगर मुंह में छाले होते हैं। थकान एक और विषय होता है। मैं पूछता हूँ कैसे हो आप, मरीज बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो ऐसा थका हुआ हूँ, ऐसे जैसे पता नहीं 20 किलोमीटर भाग के आया हूँ। तो इस केस में हम बोलते हैं कि खाना जो है थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खाओ। अगर पूरे दिन में अगर आपने 1 किलो खाना है तो उसको 5 या 6 भाग में तोड़ तोड़ के आप उसका सेवन कर सकते हो। उससे ये होता है कि थोड़ी क्वांटिटी में आप खाते हो तो पेट में ऐसा लगता है जैसे फुलनेस भी नहीं होती, और फटाफट वो हजम भी हो जाता है। 3-4 घंटे बाद जैसा आप बेटर फील करते हो फिर से थोड़ा खा लो। तो सारे दिन में अगर मिला के होता है तो वो जो हमें पर्याप्त मात्रा में खाना होता है वो खा सकते हैं। तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स एंड प्रिपेयर मील्स व्हेन फीलिंग वेल, जब आपको सेहत आपको लगे कि आपका शरीर जो है चाहता है खाना तो उस टाइम पे खाएं। इजी टू प्रिपेयर फूड्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब लोग अखबारों में पढ़ते हैं कि एस्पैरागस खाना चाहिए, एवोकाडो खाना चाहिए, दुनिया जहान के जो होते हैं सी बकथॉर्न नेक्टर वो लेना चाहिए। मैं इन सब के बिल्कुल खिलाफ हूँ। हमेशा मैं ये बोलता हूँ कि घर में जो आराम से बना हुआ है, जो घर वाले सब खाते हैं, उसके अंदर ही बीच में अगर आप ऐसी चीज खा लें, जैसे फर्ज करें अगर घर में चने बने हैं तो चने का पानी पी लें। अगर आप पूरा उसको चबा नहीं सकते, दाल का पानी हो सकता है, चावल का पानी हो सकता है, लस्सी हो सकती है, छाछ हो सकती है, सत्तू हो सकता है, ऐसी चीजें जो हाई प्रोटीन होती हैं और बड़े आराम से मिल सकती हैं और बड़ी सस्ती भी होती हैं। इसीलिए मेरा ये उद्देश्य होता है कि जो चीज घर में आराम से बनी हो और डेली बनती हो, साफ साफ सुथरी हो, उसका सेवन जो है करना बहुत जरूरी है। ना कि बाहर से ऐसी चीजें लानी जो महंगी भी होती हैं और हो सकता है बासी भी हो, तो उसमें उतना जो इम्पैक्ट आना होता है शरीर पे वो नहीं आ पाता। रेडी टू सर्व मेडिकल न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैं, ये एक्स्ट्रा कन्वीनियंस के लिए हैं। अगर आप नॉर्मल खाना नहीं खा पा रहे तो उसको एज अ सप्लीमेंट यूज करना है, उसको पूरी खुराक नहीं समझनी। वो होगा रुपए में 10 पैसे। 90% जो है आपका जो नॉर्मल खाना होता है वो लेना है। और जब ये लेंगे, जब शरीर में खुराक जाएगी तो जरूर जो है आपकी जो थकान है, जो फटीग है वो कम होएगी।
जी कच्चा हो सकता है, उल्टियां हो सकती हैं, तो उसमें थोड़ा थोड़ा मात्रा में खाएं। कभी कभी मैंने ये देखा है, ये काफी कामगार होता है कि जो बर्फ होती है, जैसे रूह अफ़ज़ा हो गया है, स्क्वाश हो गई, उसको बर्फ की जो ट्रे होती है उसमें आप डाल दें और छोटे छोटे क्यूब्स निकाल के उसको अगर जीभ पे रखे सक करते रहें, तो उससे जो है काफी जो जी कच्चा होना होता है वो कम हो जाता है। और उसके साथ साथ खाने में थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। कोई ऐसी चीजें होती हैं जो फैटी होती हैं, जिनमें तेल ज्यादा होता है, जिसमें मिर्ची मसाले ज्यादा होते हैं। कई खाने होते हैं जिनका स्मेल जो होती है बड़ी हार्ड होती है, कि पूरे आप बनाते हैं तो पूरे घर में उसकी स्मेल फैल जाती है। ज्यादा मीठे जो खाने होते हैं, कभी कभी मुंह बहुत ज्यादा मीठा हो जाता है, तो वो उसमें इटसेल्फ उससे थोड़ा सा जी कच्चा होने लगता है या नौजिया हो जाता है। एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, जो बहुत ठंडे हो या बहुत गर्म हो, ये सारी चीजें जो हैं इनसे थोड़ा परहेज रखना है। खाना खाएं, बीच बीच में थोड़ा सा पानी ले सकते हैं। कभी ये ऐसा होता है कि मुंह के अंदर रेडिएशन हुई होती है, मुंह के थूक की जो ग्रंथियां हैं वो सूख जाती हैं, तो उसमें थोड़ी थोड़ी टाइम पे पानी लेते रहें, तो उससे जो है अपना सिस्टम जो है वो चलता रहता है। कब्जी, हिंदुस्तान में कब्जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है। खाना कैसा खाएं जिससे कब्जी ना हो, और अगर कब्जी हो तो क्या करना है, इस विषय में काफी चर्चा हुई है। और मैं ये समझता हूँ, जिस दिन किसी ने कब्जी के लिए बड़ी सटीक दवाई बना दी, उस दिन जो है वो व्यक्ति विशेष जो है बिल गेट्स और जो अंबानी है उन सबको पीछे छोड़ जाएगा। ही विल बी अ मल्टी मल्टी बिलियनर। खैर, ये तो दिस वाज इन अ लाइटर वेन। असलियत में हमें खाना जो है वो चूज करना चाहिए जिसके अंदर फाइबर्स जो होते हैं, जो फ्रूट्स हो गए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, ऐसी चीजें जो होती हैं ज्यादा मात्रा में लेने चाहिए, जो अंदर जाके अंतड़ियों को एक्साइट करें और उससे कब्जी ना हो। पानी खूब पीजिए। अब हम ये कहते हैं पानी पीजिए, काफी मरीज ये बोलते हैं डॉक्टर साहब हम तो 5-6 लीटर पी जाते हैं। इतना ज्यादा भी जरूरत नहीं है। 1.5 से 2 लीटर पानी जो है वो पर्याप्त है। और ऐसा नहीं कि आपने बोतल खोली तो पूरा पानी आज ही पी जाना है। इसको आप पी सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सुबह से स्टार्ट करें। बेस्ट तो मैं ये सलाह देता हूँ कि अपने बिस्तर के सिराने में 2 बोतलें रख लें, बिस्लेरी टाइप, जो 1-1 लीटर की होती हैं। सवेरे 8 बजे आप स्टार्ट करो, आते जाते थोड़ा बहुत पीते रहो, 5-6 बजे तक वो दोनों बोतलें खत्म हो जाए, आपका कोटा भी पूरा हो गया और शरीर को इतना ज्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ा कि भाई मेरे को ये जो है पानी इतनी ही टाइम में खत्म करना है। पानी पिएंगे तो इससे ये होगा, जो व्यक्ति कीमोथेरेपी ले रहे हैं या रेडियोथेरेपी ले रहे हैं, दवाई अंदर जाए, अपना काम करे और शरीर से बाहर निकल जाए। जितनी शरीर को जरूरत है उतना शरीर ले लेगा, जिस शरीर को माफिक है जितनी जरूरत उसके बाद नहीं है, और शरीर से बाहर निकले और खत्म करे अपना काम। एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए, थोड़ा बहुत चहल पहल होनी चाहिए। चहल पहल करेंगे अंदर बाहर घर के, तो उसमें ये होगा शरीर में भी हरकत होगी, अंतड़ियां भी काम करेंगी। ज्यादा देर लेटे रहेंगे तो ऐसा हो सकता है कि अंतड़ियां भी सुस्त हो जाएं। और इसके साथ जो है काफी दवाइयां भी चल रही होती हैं जिसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। जैसे उल्टी रोकने वाली दवाइयां होती हैं, उससे मुंह भी खुश्क हो जाता है और नीचे का रास्ता भी खुश्क हो जाता है, तो उसमें पानी ज्यादा लेना है। एक और विषय आता है टेस्ट ऑल्ट्रेशन। मरीज बोलते हैं डॉक्टर साहब मुंह का तो टेस्ट ऐसा हो गया जैसे बेड़ा गर्क हो गया है, जो भी खाते हैं कुछ पता ही नहीं लगता कि मीठा है या नमकीन है या कसेल कड़वा है क्या है। तो इसका कारण ये है कि जब भी कीमोथेरेपी दवाइयां चलती हैं तो उसमें वो मुंह के अंदर सिक्रीट होती हैं और दवाई की जो थोड़ी कड़वाहट है मुंह को कसेला कर देती है। उसमें फिर जो इलाज है, जो घरेलू इलाज है, जो घर में आराम से जो पॉसिबल हो सकता है, जो अवेलेबल होता है, वो मैं सजेस्ट करता हूँ कि इलायची एक पीस आप मुंह में रख लें, उसको चबाते रहें, उससे मुंह का टेस्ट अच्छा हो जाता है। और दूसरा ये है कि अगर लौंग का पीस हो, लौंग का पीस साइड में दांत में दबा के रखें, तो उससे मुंह का टेस्ट थोड़ा बेटर हो जाता है। छोटी छोटी बच्चों की टॉफियां होती हैं ऑरेंज कलर की या जो भी आती हैं, उससे भी मुंह का टेस्ट ठीक हो सकता है। तो ये चीजें आप कर सकते हो जिससे जो टेस्ट ऑल्ट्रेशंस है वो
खत्म हो जाए। ये जो था मैं आप के साथ कुछ डिस्कस करना था, ये था न्यूट्रोपेनिक डाइट। न्यूट्रोपेनिक डाइट कौन सी होती है? जिसमें जो पेशेंट जो होते हैं कीमोथेरेपी ले रहे होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, जो ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स होते हैं, उसके अंदर हमें खुराक का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो स्वच्छ और पौष्टिक है कि नहीं। तो इसमें जनरली ये धारणा थी कि सिर्फ कुक्ड फूड्स जो होते हैं वो ही ठीक होते हैं। मैं बार बार यही सबको ये आश्वासन देता हूं कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ कुक्ड फूड्स हो, अनकुक्ड फूड्स भी हों, वो भी अगर अच्छी तरह से धुले हुए हों, साफ हों, स्वच्छ हों, जो आपकी निगरानी में साफ हुए हों, वो जो कुक्ड फूड्स होते हैं उसके जितने ही फायदेमंद होते हैं। ये कुछ स्टडीज में देखा गया है। एंड ये भी पाया गया है कि आप जो भी खाना दें, ये जरूर आप श्योर करें कि वो जो खाना है स्वच्छ हो, आपके सामने बना हो, घर का खाना हो, जो कि घर में इजीली अवेलेबल हो, वो हो। अगर अस्पताल में है तो यहाँ तो हम पूरा प्रिकॉशन रखते हैं कि न्यूट्रोपेनिक डाइट दें, बट घर में भी अगर मरीज चाहता है कि कुछ रॉ चीज़ों का सेवन करे, उसको 1 या 2 बारी एक्स्ट्रा धो के अच्छी तरह मोटे छिलके निकाल के दे सकते हैं। अगर कोई ऐसा फ्रूट है जिसमें निकालने में दिक्कत होती है तो उसका परहेज करें। अगर कोई ऐसा फ्रूट है जिसका मोटा छिलका निकाल के दे सकते हैं, वो कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। कुछ मरीज ऐसे हैं जिनका मुंह के अंदर प्रॉब्लम होती है या खाने वाली नली में कोई कैंसर आ जाता है, तो इस प्रॉब्लम के अंदर जो है हम अपना मुंह जो है, जो चबाने की शक्ति है, वो खो बैठते हैं कुछ देर के लिए, या निगलने की भी जो प्रॉब्लम होती है, उन केसेस में हम जो डाइट जो है प्रोसेस्ड डाइट होते हैं, जो लिक्विड के द्वारा या तो फूड पाइप डाल देते हैं अंदर, उसके द्वारा देते हैं, या फिर जो होता है पेट के अंदर जो होता है एक टाइप का छेद कर देते हैं जिसको पेग फीडिंग बोलते हैं, वो कर सकते हैं। और इसका ये फायदा होता है कि अगर आपका प्रॉब्लम अंतड़ी में नहीं है और अंतड़ी आपकी चालू है, हेड एंड नेक कैंसर है या फूड पाइप का कैंसर है या मुंह में छाले हो गए ट्रीटमेंट देते देते, इन केसेस में हम पर्याप्त न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसको एंटरल न्यूट्रिशन कहते हैं, पाइप के द्वारा। सारे पेशेंट्स में इसकी जरूरत नहीं होती। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें अंतड़ी भी जो है अंदर से पक जाती है, या छाले हो जाते हैं, या इन्फेक्शन हो जाती है, या रेडिएशन से कभी कभी त्रस्त हो जाती है, या कीमोथेरेपी में जब ब्लड काउंट्स डाउन चले जाते हैं उस टाइम प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो उन केसेस में हम पेरेंटरल न्यूट्रिशन देते हैं, जिसके अंदर हम नस के द्वारा जो है सारी जो न्यूट्रिशन जो शरीर को चाहिए उसको कैलकुलेट करके हम दे देते हैं। सारे पेशेंट्स में जरूरत नहीं होती। जिनका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, पेट में अगर दिक्कत हो, उन पेशेंट्स में हम ये सारा प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये थी सारी बात जो पेशेंट्स की थी, जो कैंसर के पेशेंट्स हैं जो एक्टिव ट्रीटमेंट पे हैं। अब आइए जरा लेट अस स्विच गियर्स। जो पेशेंट कैंसर कॉन्करर्स हैं उनके लिए क्या क्या टिप्पणियां हैं, क्या क्या विशेष मेरी तरफ से सुझाव हैं। बट उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में मुफ्त की सलाह बहुत आयत में मिलती है। अनफॉर्चुनेटली किसी व्यक्ति विशेष के संबंधी को कैंसर हो जाता है, सारे परिवार वाले आके, बाहर से लोग आके अपना जो है सलाह जो है देना चाहते हैं। कई पेशेंट्स को खौफ में डाल देते हैं, कई पेशेंट्स को ऐसी टेढ़ी मेढ़ी चीजें बोलते हैं जो लगती इतनी मुश्किल हैं। वो समझते हैं कि जितना ज्यादा मुश्किल होगा उतना ही जो है इलाज जो है परिपक्व होगा, उतना ही इलाज जो है फ्रूटफुल होगा, सक्सेसफुल होगा। तो ये तो अपने हिंदुस्तान की मुफ्त की सलाह होती है। दूसरी जो है आजकल है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हो गई है, अपने में ही एक इंस्टीट्यूशन हो गया है। जो चीज व्हाट्सएप में आ जाए पत्थर की लकीर हो जाती है, और पेशेंट्स उनकी ज्यादा सुनते हैं, हमारी कम सुनते हैं। तो आधी एनर्जी हमारी इसमें ही निकल जाती है कि भाई ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है इसमें आप ना ज्यादा इस पर डिपेंड करें, कुछ थोड़ा हमारी भी सुन लें। तो ये एक माध्यम था जो आज हम वार्तालाप कर रहे हैं। इसके द्वारा कुछ
जो मिथ्स हैं, जो डे टू डे लाइफ में जो दिमाग में विडंबनाएं आती हैं, उसका कैसे समाधान करना है। तो मैंने सोचा कि ये माध्यम है जिससे हम थोड़ा गुफ्तगू कर लें, गूगल या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से एक स्टेप आगे चल के इनके बारे में भी कुछ चर्चा कर लें, और मुफ्त की सलाह के बारे में थोड़ा सा पेशेंट्स को ज्ञान दें कि मुफ्त की सलाह के आगे भी कुछ है। तो मेरी ये टिप्पणी रहती है कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिमाग में डाउट आए, कोई व्यक्ति विशेष आके आपको कोई डाउट डाल दे, तो आप एक कॉपी पेंसिल रखा करो, उसमें आप लिख लो जो भी बोलते हैं, और बोलें कि बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया, और फिर आके हमारे से वो जो सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो दिमाग में डाउट्स हैं, वो क्लियर करें। वो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि जब भी आप आते हो ओपीडी में, मैंने ये देखा है बहुतायत में 50% जो है भूल जाते हैं क्या पूछना है क्या नहीं पूछना। तो कॉपी पेंसिल से लिख लें, तर 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 करके, जैसे अमेरिकन वे जो होता है उसमें वो नीचे लिखते ज्यादा है और बोलते कम है, तो वो उस वे में भी चाहे हो तो उससे ये होगा कि आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, और वी विल बी एबल टू गिव यू अ साइंटिफिक रीजनिंग फॉर एवरीथिंग। साइंस के ऊपर जो जो चीजें हम बता सकते हैं हम आपको बताएंगे। तो चैलेंजेस क्या होते हैं कैंसर कॉन्करर्स के? मैं कैंसर सर्वाइवर कभी नहीं बोलता, मेरे को घिन है कैंसर सर्वाइवर शब्द से। मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कैंसर कॉन्करर्स, जिन्होंने कैंसर के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। तो चैलेंजेस ये होते हैं, दे आर हाईली मोटिवेटेड, क्योंकि हिंदी में एक कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो एक बारी वो इसके थ्रू जा चुके होते हैं, तो उसके बाद वो सतर्क हो जाते हैं कि हमें ऐसी क्या चीज करनी चाहिए आगे जिससे ये ना वापस आए और हमारा शरीर जो है और सुदृढ़ हो जाए। तो दे आर हाईली मोटिवेटेड, वो जो भी चीज आप बोलते हैं उनको ध्यान से सुनते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस क्या करने चाहिए वो पूछते हैं, खाने के विषय में पूछते हैं, और इसके अलावा डाइटरी ऑल्टरनेटिव्स क्या होने चाहिए उनके बारे में भी पूछते हैं। एट प्रेजेंट देयर आर लॉट ऑफ गैप्स। अब अखबार में भी आप पढ़ते हैं कि सडनली आ जाता है कि ब्लैक चॉकलेट, डार्क चॉकलेट खाने से जो है बहुत अच्छा होता है। 10 साल पहले ये था कि देसी घी खाने से जो है सबसे शरीर की सबसे खराब व्यवस्था हो जाती है। अब ये इशू आ गया कि देसी घी से बेहतर और कोई चीज ही नहीं है। तो ये 50 60 या 100 मरीज के ऊपर टेस्ट करते हैं और उसके बाद ये अखबार में छाप देते हैं, उछाल देते हैं। तो ये ठीक नहीं है, मैं ये नहीं समझूंगा। तो ये जो है आप अखबार में पढ़ते हैं तो आपको सडनली लगता है कि इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए। तो स्पेसिफिक इश्यूज होते हैं कैंसर कॉन्करर्स के। स्वच्छ खाना, कितना खाना है, कितनी कैलोरी इनटेक होनी चाहिए, अपने शरीर पे वेट पे क्या चेंजेस आएंगे, कितने फैट्स होने चाहिए, कितने कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, कितने प्रोटीन होने चाहिए, फ्रूट वेजिटेबल्स की कितनी मात्रा होनी चाहिए, कितना हमें अल्कोहल या डाइटरी सप्लीमेंट्स का सेवन करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी कितनी करनी चाहिए। बहुत सारे इश्यूज जो हैं दिमाग में घूमते हैं, और कभी कभी इसका हमें उत्तर मिल जाता है, कभी कभी इसका उत्तर जो है फिर से विडंबना में रह जाते हैं कि हम कैसे इस पे प्रोसीड करें, कैसे करें। तो मूलतः ये देखा गया है कि अगर आपका खाना जो है 100 ग्राम है, उसके अंदर 40 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, 40 ग्राम जो है फैट्स होने चाहिए, और 20 ग्राम जो है प्रोटीन होने चाहिए। इसको आप इस हिसाब से तोड़ तोड़ के कर सकते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कितने कैलोरीज होने चाहिए, कितने परसेंटेज होने चाहिए। तो मोटा मोटा हिसाब है 40 40 20 का, ये आप कैलकुलेट कर लें। आपका आइडियल वेट क्या होना चाहिए? अमूमन ये देखा गया है कि 1 इंच पर किलो, प्लस माइनस 10%, माइनस तो नहीं बोलेंगे, प्लस 10% नहीं बोलेंगे। तो फर्ज कीजिए अगर कोई इंडिविजुअल है 5 फुट का, 5 फुट मतलब 60 इंचेस, 60 इंचेस, तो 1 इंच पर केजी, तो उसका वेट जो है 60 केजीज पर्याप्त है।
प्लस 10% मतलब 60 से 66 या 65 केजीज। तो ये बड़ा मोटा मोटा हिसाब है जो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ हाई फाई एल्गोरिदम्स में जाने की जरूरत नहीं है। आपका वेट जो है 60 से 65 के बीच में है, अगर आप 5 फीट के हैं, आपके लिए पर्याप्त है। फ्लूइड्स मैंने बता दिए थे, 1-1.5 लीटर पानी पीना चाहिए। खाने को अगर इसमें डिवाइड कर दे 40-40 और 20 में, तो ये आपका मोटा मोटा डाइट चार्ट बन जाता है। ये एक चीज है जिससे मैं बहुत ही त्रस्त हूं। पिछले 24 या 25 साल अपनी प्रैक्टिस में मैंने पूरी कोशिश करी, मैंने अपनी पूरी जान लगा दी, तभी ये जो प्रॉब्लम है इसके ऊपर मैं विजय नहीं प्राप्त कर सका। हमेशा मैं बोलता हूं, रेड विल नॉट मेक रेड। जितना मर्जी आप अनार खा लो, जितना मर्जी आप चुकंदर खा लो या अनार का जूस। ये आज ही मेरे को वार्ड में मैं घूम रहा था तो एक पेशेंट के बेड साइड में मिली। आप ये देख रहे हैं हमारा वार्ड है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मैंने इसकी फोटो खींच ली। मैंने बोला आज ये मैं जरूर शेयर करूंगा। और ये आप देख रहे हो अनार जूस बाहर से लाए हुए हैं और पेशेंट के लिए रखा है। लाल लाल नहीं बनाएगा, पौष्टिक आहार जो है शरीर में ताकत लाएगा। तो मैं ये बोलता हूं, अगर आपको रुचि है अनार जूस पीने की या बीट रूट जूस पीने की, आप जरूर लीजिए। बट अगर ये सोच के लें कि इससे जो है शरीर के रेड सेल बनेंगे, हीमोग्लोबिन बनेगा, इम्पॉसिबल। शरीर का ये एक परसेंटेज आहार होता है, बट ये पूरा आहार नहीं है। उदाहरण के तौर पे एक मेरे को लेडी मिली, बोली डॉक्टर साहब मैं तो पिछले 5 महीने से कंधारी अनार ला ला के बना के जूस बना के मैं दे रही हूँ अपनी पतिदेव को, और मेरे हाथ देखो बिल्कुल काले हो गए हैं, इनका 1 ग्राम नहीं बढ़ा हीमोग्लोबिन। तो मैंने बोला अनार के अलावा आप क्या देते थे? बोलते बस जूस ही देते थे, फिर कभी दूध देते थे। मैं बोला और क्या देते थे? तो नहीं, हम सोचते थे कि हीमोग्लोबिन इससे बढ़ जाए तो इस पे ज्यादा जोर डालते थे। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। रेड विल नेवर मेक रेड। रेड आपने जरूर देना है, बट वो अगर पेशेंट को अच्छा लगता है या पेशेंट लेना चाहता है, इस उससे उद्देश्य से नहीं देना कि इससे जो है तुरंत आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। ये मिथ्या है। कैलोरिक इंटेक, पहले ये था कि अगर आप अपने आप को जो है न्यूट्रिशन से वंचित रखेंगे तो कैंसर को भी खुराक नहीं मिलेगी और जो है आपका जो है कैंसर ट्रीटमेंट बेटर हो जाएगा। ये एक और गलत धारणा है, वो अपने दिमाग से निकाल दें। खाना जो है पौष्टिक आहार खाना चाहिए। स्टारवेशन अपने आप को करेंगे तो अपना ही जो है डिजीज के प्रति जो शरीर में लड़ने की जो ताकत है वो कम हो जाएगी और ये उल्टा पड़ जाएगा। कुछ लोगों का मानना है कि डाइटरी फैट्स जो है वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, बट लेटेस्ट जो धारणा है, जो एविडेंस है, ये जो मैं सारा आपको दे रहा हूँ, ये कुछ तथ्य हैं, कुछ प्रोसीड्स हैं जो अभी जो है साइंटिफिक लिटरेचर में आए हैं, उसके बेसिस पे दे रहा हूँ। कुछ फैट्स होते हैं जैसे सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, कुछ फैट्स होते हैं जैसे मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो शरीर के लिए थोड़े हानिकारक होते हैं। जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो अगर उसका सेवन ज्यादा करें तो वो फायदा देंगे। ऐसा नहीं है कि सैचुरेटेड फैट्स शरीर के लिए बिल्कुल ही खराब होते हैं, परंतु मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स अगर लें तो वो बेटर रहेगा। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इनका तो पुराणों में भी, हमारे जो पुराने जो ग्रंथ हैं उनमें भी इनका मेंशन किया गया है। क्योंकि आज की डेट में साइंस में स्पेशली कोलोरेक्टल कैंसर जो है, जो बड़ी आंत का कैंसर होता है, उसमें तो ये प्रूवन है कि अगर आप हाई फाइबर डाइट लें तो ऐसे कैंसर से आप बच सकते हैं। और कुछ स्टडीज भी हैं जिनका मैंने यहाँ ओपिनियन दिया है, जैसे WHEL स्टडी है, उसमें दिया है कि
फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जो है वो जरूर बेनिफिट करते हैं, कैंसर सर्वाइवल को बढ़ाते हैं। और एटलीस्ट कितना लेना चाहिए? 4 या 5 सर्विंग्स जो है फ्रूट और वेजिटेबल्स की डेली लेने चाहिए। अल्कोहल, आजकल सोसाइटी बड़ी प्रोग्रेसिव सोसाइटी है। सारा बोलते हैं जो भी सोसाइटी में जाता है, डिनर में जाता है, तो उसके साथ थोड़ा थोड़ा अल्कोहल भी होता है। बट ये देखा गया है कि अल्कोहल का कॉजेशन एंड एसोसिएशन है हेड एंड नेक कैंसर से, ब्रेस्ट कैंसर से भी, और कभी कभी कोलोन कैंसर या लिवर कैंसर से भी होता है। तो अगर इसको ज्यादा मात्रा में लें तो ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। कैंसर सर्वाइवर जो हैं अगर अल्कोहल कंज्यूम करना चाहते हैं, थोड़ी मात्रा में जो अल्कोहल होता है वो बॉडी के लिए इट इज अ स्टिमुलेंट, अच्छा करता है। बट अच्छा मतलब महीने में 1 या 2 बार। इससे ज्यादा करेंगे तो स्टिमुलेंट की वजह वो विनाशकारी बन सकता है। तो कोई भी चीज है, हमें मिडल ऑफ द रोड चलना है। हमने एक्सट्रीम मशीन नहीं बनना कि अगर बोतल खोली तो पूरी की बोतल पीनी है, आज ही खत्म ही कर देनी। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक चीज को मिडल ऑफ द रोड, थोड़ी क्वांटिटी में उसको एंजॉय करना, महीने में 1 या 2 बार लेना, दैट विल एक्ट एज अ स्टिमुलेंट टू द बॉडी, बॉडी के लिए फायदेमंद होता है। बट अगर मेरे से मेरी पर्सनल सलाह लें, मेरी पर्सनल सलाह यही रहेगी, एडिक्शन इन एनी फॉर्म इज बैड। चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे ड्रिंकिंग हो, चाहे और कोई पदार्थ हो, शरीर के लिए हानिकारक ही होते हैं। पौष्टिक खाना एक तरफ है, एडिक्शंस एक तरफ है। इससे अगर वंचित रहें तो शरीर को बहुत फायदा हो सकता है। कई तरह के डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं जो अवेलेबल है। हमारे पेशेंट्स जो हैं उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं जो विदेश से आते हैं, वो बड़े बड़े जो है पैक ले आते हैं, मल्टीविटामिन, इम्यूनो बूस्टर्स और तरह तरह के मिल्क मिसल्टोल, ऐसी चीजें ले आते हैं जो बाहर से बड़ी फ्लैशी होती हैं, और बोलते हैं डॉक्टर साहब ये तो हमें खाना ही खाना है। कभी कभी हमने देखा गया है कि अगर विटामिन डी जैसे पदार्थ होते हैं या बीटा कैरोटीन होती है, शरीर में ज्यादा हो जाते हैं तो उस कंडीशन में वो शरीर के लिए हानिकारक हो जाते हैं। उसका कारण विटामिन डी जो होता है वो फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, वो जाके शरीर के फैट में जम जाता है, और अगर ज्यादा हो जाता है तो उससे ही अपने साइड इफेक्ट हो जाते हैं। कंसंट्रेशन कम हो जाती है, सिर दर्द हो जाती है, चक्कर आ जाते हैं। उसके वनस्पत विटामिन सी होता है जो वाटर सॉल्युबल होता है, जितना शरीर को चाहिए वो ले लेता है और बाकी शरीर से पेशाब के द्वारा बाहर चला जाता है। तो कहने का ये मतलब है कि देयर इज लिटिल एविडेंस, ज्यादा एविडेंस नहीं है कि आप ज्यादा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लो तो आप जो है आप में सुपर पावर आ जाएगी। वो चीज नहीं होती। इट इज ओनली इन सिलेक्ट पेशेंट्स। वो पेशेंट्स जो है कुछ स्मॉल परसेंटेज होती है जिसमें फायदा होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है, सर्वाइवल को नहीं। ये मूलतः जो है स्टडीज है उसमें ये देखा गया है। और जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन है, अगर हमें देखते हैं कि कोई कैंसर पेशेंट्स है टर्मिनली इल हैं उसमें, और एडवांस कैंसर जिसमें वीक्स या मंथ्स का जो होता है सर्वाइवल होता है, उसमें हम रेकमेंड बिल्कुल नहीं करते। उसमें जो नॉर्मल जो अपना ग्लूकोज ड्रिप्स वगैरह है वही चलाते हैं। ग्रीन टी भी बड़ा आजकल फैशन में है कि इट डिक्रीजेस द कैंसर रिस्क, और ये सारी चीजें हैं। जो एपिडेमियोलॉजिकल एविडेंस है वो मिक्स्ड है। कई स्टडीज में इसको पॉजिटिव पाया गया है, कई स्टडीज में बोलते हैं कि इसमें ज्यादा फायदा नहीं है। बट मॉडरेट अमाउंट्स में, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में अगर आप ग्रीन टी लें तो ये शरीर के लिए बेटर होता है। सुपर फूड्स, आजकल आप देखोगे अखबारों में बहुत इनकी चर्चा होती है कि आपने ये खाना खा लिया तो शरीर में रॉकेट लग जाएगा और आप कूद काद के इधर उधर फान फून के पूरी दुनिया जो है, यू विल पेंट द सिटी रेड। ऐसा नहीं होता। देयर इज नो सच थिंग एज सुपर फूड। इट इज अ मार्केटिंग टर्म यूज्ड टू सेल प्रोडक्ट्स एंड हैज नो साइंटिफिक बेसिस, एंड it should not have influence over you or anybody else. तो सुपर फूड्स पे मत जाएं। आपने
खुद ही देखे होंगे, इतनी सारी चीजें होती हैं जो सुपर फूड कहलाती हैं, बट अगर मूलतः जाएं तो उसमें उतना इम्पैक्ट नहीं होता जितना होना चाहिए। एक और धारणा है कि एसिडिक फूड कॉजेज कैंसर। अब आप आधा नींबू ले लो और उसको निचोड़ दो तो उससे आपके पूरे शरीर का पीएच तो नहीं चेंज हो जाएगा। अब ये सोचने का तरीका है। एल्कलाइन वाटर लोग पीते हैं, उसके ऊपर काफी स्टडीज आ रही हैं कि अगर आप एल्कलाइन वाटर पियोगे तो आपका लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी। स्टडीज आर ऑन गोइंग। मैं ये नहीं कहता कि वो खराब है, बट उसका एक्चुअल कितना फायदा है उसका अभी फाइनल रिजल्ट अभी आना है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, व्यक्ति विशेष समझते हैं कि आपने अगर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ले लिए तो इससे कैंसर हो जाएगा। आपने देखा होगा टीवी में भी बिपाशा लाहिरी भी आती है, तरह तरह के लोग आते हैं जो बोलते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स इनका प्लांट एक्सट्रैक्ट होता है। ऐसा कोई आज की डेट तक डायरेक्ट कॉजेशन एंड एसोसिएशन कैंसर से नहीं पाया गया है। अगर आप लेना चाहते हैं थोड़ा बहुत इसको ले सकते हैं। इफ यू आर डूइंग अ डाइटिंग, इफ यू हैव डायबिटीज, तो इस केसेस में थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसको डेली में इसका सेवन कर सकते हैं। एक और धारणा है नॉन स्टिक पैन होते हैं, उनको अगर आप उसमें कुक करें तो कैंसर हो सकता है। ये भी एक और विडंबना है, इसमें मत पड़िएगा। अगर आपका स्टैंडर्ड क्वालिटी का अगर टेफलॉन कोटेड पैन है जिसमें पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन होता है, उस पर अगर आप कुकिंग करते हैं तो कोई नुकसान नहीं है। माइक्रोवेव ओवंस जब वो आए थे 10-15 साल पहले तो काफी हंगामा हो गया था कि इससे कैंसर हो जाएगा, ये रेडिएशन छोड़ते हैं, खाने के अंदर रेडिएशन डाल देते हैं जिससे इसका इफेक्ट हो जाएगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। दे हैव द पावर टू डैमेज द डीएनए, बट इन रियल लाइफ साइंटिफिक टर्म्स में दे इमिट वेरी लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इतनी लो फ्रीक्वेंसी होती है जो डीएनए डैमेज नहीं कर सकती। डीएनए डैमेज कौन सी करती हैं? जैसे एक्स रेज होती है, सीटी स्कैन होते हैं जिसमें से रेज निकलती हैं, जो न्यूक्लियर रेडिएशन होती हैं जो अंदर अपना शारीरिक डीएनए जो है उसको डैमेज कर सकती हैं और आगे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। माइक्रोवेव से ये नहीं होता एंड इट इज साइंटिफिकली प्रूवन, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। शुगर, इसके ऊपर चर्चा जो है पिछले 5-6 सालों से चलती आ रही है। शुगर इज कॉल्ड द व्हाइट डेथ, देयर आर लॉट ऑफ रिव्यूज। शुगर से कैंसर जो है जो उसको है प्रोत्साहन मिल जाता है। वेल, आई मस्ट से इट इज नॉट दैट सिंपल। लिमिटेड लीजिए, शुगर जरूर लीजिए। अगर शुगर से कैंसर होना होता तो पहले तो सारे गन्ने की फसल बंद हो जाती, शुगर फैक्ट्रीज जो है बंद होके लोग जो है बिल्कुल सड़क पे आ जाते, और आधे हिंदुस्तान को, आधा क्या 90% हिंदुस्तान जो भी चीनी खाता है सबको कैंसर हो जाता है। सो शुगर डज नॉट कॉज कैंसर पर से। वही मैं बोल रहा हूँ, बहुतायत में नहीं, मिडल ऑफ द रोड 6 स्पून या 8 स्पून डेली ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। जहां पॉसिबल हो फ्रूट जूस की बजाय आप पूरा फ्रूट खाइए, क्योंकि आजकल जो पैक जूसेस आते हैं उसमें शुगर मिली होती है और वो कॉन्सेंट्रेट्स होते हैं जिनसे बनता है। फ्रेश फ्रूट इज फ्रेश फ्रूट, खाएंगे तो उसका लुत्फ भी आएगा। उसके अंदर जो फाइबर्स होते हैं उससे अपना जो कॉन्स्टिपेशन है, जो जी अपना गड़बड़ आ जाता है, वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होते हैं जैसे सोडाज होते हैं वो अगर कम लें, क्योंकि उसमें शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो वो उसको अवॉइड करें या उसको कम मात्रा में लें, वो बेटर रहेगा। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज जो है न्यूट्रिशन के साथ होना बहुत जरूरी है। यही मैं सबको बताता हूं कि इंसान और मशीन में यही फर्क है कि मशीन को आप जितना संभाल के रखें उतनी बढ़िया रहती है, इंसान को जितना एक्सरसाइज कराएं उतना बढ़िया रहता है। तो एक्सरसाइज
डाइट के साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि आप खाना खाइए पूरा पौष्टिक, बट उसको बर्न भी करना है। अब कितना करना है? अगर आप हफ्ते में 5 दिन निकाल सकते हैं तो 25 मिनट 30 मिनट आप चल सकते हैं। अगर ज्यादा नहीं निकाल सकते तो 40-50 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग अगर हफ्ते में 3 बारी भी कर ले या 4 बारी कर ले, वो काफी होगा। तो अमेरिकन कैंसर सोसाइटी क्या कहती है, जो कि अमेरिका की सबसे उच्चतम सोसाइटी है, वो कहती है कि आप अपना हेल्दी वेट जो है अचीव कर लें और मेंटेन कर लें, जो कि मैंने बताया मोटा मोटा 1 इंच पर किलो ±10%। चूज फूड्स दैट हेल्प मेंटेन हेल्दी वेट। खाना जो है जो अपना घर में बनता है, हमारे हिंदुस्तान में जो व्यक्ति विशेष घर में जो किचन में खाना बनता है सबसे बढ़िया खाना होता है। विदेश में लोग टर्मरिक जो होता है उसके पीछे भागते हैं, ऐसी ऐसी पदार्थ के पीछे भागते हैं जो नॉर्मल आप देखते हैं हमारे खाने में बनता ही बनता है। कैप्सूल लेते हैं, टमाटर के एक्सट्रैक्ट के कैप्सूल लेते हैं, हींग या हल्दी के एक्सट्रैक्ट के, जो नॉर्मली हमारे किचन में होता है। तो आप अपना खाने जो है उस पे पौष्टिक खाने पे ध्यान दें। 4 या 5 सर्विंग्स होने चाहिए वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के, और अगर हो सके तो होल ग्रेन जो फूड्स हैं वो लें। रिफाइंड ग्रेन्स, शुगर्स जो हैं अगर वो अवॉइड कर सकें, अगर नहीं अवॉइड कर सकते तो थोड़ी मात्रा में लें। रेड मीट्स का कंजम्पशन थोड़ा कम होना चाहिए, उसके बजाय यू कैन टेक एग इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन। एग बॉयल करके ले, बेस्ट है, क्योंकि क्लास ए प्रोटीन है। और वाइट मीट्स आप ले लें, चिकन ले लें, फिश ले लें, तंदूरी स्टाइल में लें, वो बेटर है। जितना उसमें कम मसाले या तेल डालें वो बेटर है। और अगर आप अल्कोहल के शौकीन हैं तो मैंने बताया कि महीने में अगर 1-2 बारी ले लें, बॉडी के लिए नुकसान नहीं करता, बॉडी के लिए फायदेमंद ही होता है। तो आई थिंक 45 मिनट हो गए हैं, 45-50 मिनट हो गए हैं, तो मैं अपना टॉक यहीं पे खत्म करना चाहूंगा। तो मेरा ये समराइजेशन है, देयर इज नो क्विक फिक्स न्यूट्रिशन सपोर्ट। कोई ऐसा हाजिर जवाब नहीं है कि आपको अगर ये प्रॉब्लम है तो ये आंसर है। इट इज अ स्लो प्रोसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। प्रोएक्टिव अप्रोच इज द बेस्ट। प्रोएक्टिव मतलब कोई भी प्रॉब्लम है आप हमसे पूछिए, हम उसका निदान आपको बताएंगे, सोल्यूशन बताएंगे। जब भी कोई तकलीफ हो तुरंत उसको हिट करें और उसको उधर ही कट करने की कोशिश करें। एम टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। और अपने जो हिंदुस्तानी मुफ्त सलाह होती है, जो एंशियस रिलेटिव्स होते हैं, उनको भी शांत कर दें। उनको बोले नहीं, ये तकलीफ है, ये चीज है, मैं नोट कर रहा हूँ, अपने डॉक्टर से पूछूंगा और उसकी सलाह मांगूंगा। So with that, I think I stop here. I thank you very much for the patient hearing. Often to you, over to you, Irfan. So it was such a wonderful experience listening to you. हमारे पास ऑलमोस्ट मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ये सारे कम्युनिटी आउटरीच हमारे राजीव गांधी ने जो ऑर्गेनाइज किया है, उसमें से हाईएस्ट पार्टिसिपेशन आपके सेशन का रहा सर। 416 पेशेंट्स, इट्स अ न्यू रिकॉर्ड। आई एम श्योर ये 416 लोग जिन्होंने आपकी प्रेजेंटेशन देखी है, वो अगर 2 लोग 3 लोगों से और बात करें तो आपका मैसेज बहुत दूर तक पहुंचेगा सर। जरूर। एंड सर, इन दिस सीरीज ऑफ लेक्चर्स, मतलब जो नेक्स्ट हमारे सेशन ऑर्गेनाइज होगा वो 8 अक्टूबर 2021 को ऑर्गेनाइज होगा, जिसमें कि प्रिवेंशन एंड स्क्रीनिंग पे एम्फोसिस रहेगा। सो मैं सारे पार्टिसिपेंट्स एंड अटेंडेंट्स को इनकरेज करता हूँ कि उस सेशन में भी ज्वाइन करें। एंड डॉक्टर तलवार सर, thank you very, very much, sir, for educating so many people and taking time out of your busy schedule to deliver this talk, sir. On any questions in the chat box, would you like to सर, एक क्वेश्चन जो शुरुआत में आया था कई लोगों से, वो प्रिवेंटिव डाइट के ऊपर था, पर वो भी आपने आंसर कर दिया। कई क्वेश्चंस पेशेंट्स की तरफ से आए थे जो अपनी डायग्नोसिस चाहते थे, जो मैं उसमें उनको कोई ऑफर नहीं किया।
एंड कॉजेटिव डाइट, ये सब आपने ऑलरेडी कवर कर दिया है सर. एक क्वेश्चन एक पेशेंट का आया था सर. समवन वाज आस्किंग प्रिवेंशन ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग, एंड उस सिचुएशन में क्या डाइट लेनी चाहिए. उसमें मैंने बताया था अपने टॉक में, यू कैन सक आइस या रूह अफ़ज़ा जो होता है वो आइस ट्रे में डाल के उसको इफ यू कीप ऑन सकिंग, थोड़ा सा जो नोजिया होता है वो कम हो जाता है. बाकी एंटी नोजिया एंटी वॉमिटिंग टैबलेट्स होती है वो जी दे सकते हैं. ऑफ कोर्स अगर हमारे पास आए तो हम प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं. जी. ओवर द काउंटर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एंटी नोजिया नोजिया या वॉमिटिंग का कारण एक नहीं होता, 10 या 20 कारण होते हैं. कौन सा कारण है, उसके अगेंस्ट क्या दवाई देनी है, दैट द फिजिशियन विल डिसाइड. सर एक क्वेश्चन ये भी आया था सर. आजकल एक डाइटरी फैड चल रहा है कीटो डाइट का. सर उसके बारे में अगर आप कुछ So बता सकें. that's what I mentioned कि there are no superfoods, there are no special diets. सारी जो आप डाइट्स लेते हैं उसमें अगर किसी चीज को ज्यादा प्रोत्साहन देते हैं, ज्यादा प्रोटीन्स लेते हैं या कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, तो बॉडी का जो है इम्बैलेंस होने का चांस होता है. नॉट टू से दैट दे आर बैड और दे शुड नॉट बी टेकन, बट मैं हमेशा ये कहता हूँ मिडल ऑफ द रोड पाथ चलना है. डू नॉट बी एन एक्सट्रीम मशीन. Agreed, sir. Absolutely. And questions also, sir, regarding whether curcumin should be taken, what is its dose, and is it recommended for adjuvant, after completion of treatment, before treatment. So I know you've already covered, but just for the sake of emphasizing, अगर आप एक बार फिर से repeat कर दें, sir. See, Indian diet is such a wealthy diet. I'll not say a healthy तो है ही. It has got wealth of all kind of nutritions which you know see in the day to day practice. हल्दी होता है, उसमें पूरा नमक होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं. एक गरम मसाला जो यूज करते हैं वो इट्स अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 10 or 12 डिफरेंट काइंड ऑफ other foodstuffs which have got their own inherent good values associated. antioxidants उसमें पहले से ही होते हैं. तो हल्दी तो हम खाते ही हैं. curcumin is nothing but an extract from haldi. So if you are having this on a daily basis in an Indian diet, I don't think anything else is required. Although the literature says that you have to have a very high proportion of curcumin extract, which might be equivalent to a very high quantity of big quantity of haldi. But I think if you take a small quantity on a regular basis, that should suffice. Absolutely, sir. Absolutely. And आपने एक जो point emphasize किया था sir, that if whenever possible आप अगर fruit juice लेते हैं तो उसको एक limited amount में रखें and fresh fruits को consume करें. उसके ऊपर से एक related question ये है sir कि diabetic cancer patients को कौन से fruits लेने चाहिए sir? No, that is another good question. Diabetics होते हैं तो उसमें either you take 200 ml of juice or you take one fruit a day. Yes, sir. One fruit, I mean, one fruit like apple, not a watermelon. You don't consume one. So one portion of watermelon or one fruit per day if you take. And of course, साथ you have to keep on measuring your blood sugar levels. Blood sugar, maybe you should always do blood sugar fasting. Yes, sir. Not do PP, or you should not do random. Fasting measure करेंगे, and according to fasting, if it is not more than 100, you keep on having those fruits. अगर लगे कि उससे ज़्यादा हो रहा है, half the quantity, but don't stop it altogether. Absolutely, sir. So I know this is not part of your topic today, but there is one gentleman in the chat. He wants to know the beneficial effects of yoga. I know, sir, matlab, this is, but since people are so happy with the way that you're answering questions, इस question को भी sir अगर आप address करें. No, definitely. I mentioned in my talk that, exercise is a very, very important element. बहुत महत्वपूर्ण है कि शारीरिक जो है व्यायाम हो.
चाहे वो आप ब्रिस्क वॉकिंग करें, तेज तेज चलें, चाहे आप जॉगिंग करें, चाहे आप योगा करें, तो किसी भी चीज से अगर बॉडी में जो है हरकत मचती है वो बहुत जरूरी है। तो योगा इज एन इंटीग्रल पार्ट। अगर आप बाहर जाके चक्कर नहीं लगा सकते या दौड़ नहीं लगा सकते तो योगा भी कर सकते हैं। मूलतः ये है कि जो बॉडी कैलोरीज हैं जो आपने अंदर ली हैं उसको अगर आप बर्न कर सकें वो बेस्ट रहेगा। फैट में ट्रांसफॉर्म ना हो वो आइडियल है। तो योगा डेफिनेटली वन कैन डू, व्हाई नॉट। Yes, sir. Yes, sir. Shall we? And sir, I just wanted to highlight again सारे attendees के लिए कि जो नेक्स्ट सेशन है वो 8 अक्टूबर 2021 को होगा, जिसमें कैंसर प्रिवेंशन कैसे करते हैं, कैंसर को जल्दी पकड़ कैसे करते हैं, स्क्रीनिंग कैसे करते हैं। सो उसमें आप सबको मैं आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर तलवार सर, अगेन थैंक यू वेरी वेरी मच सर फॉर योर टॉक. थैंक यू, It was a प्लेजर इज very माइन। sir. Uh, right. Thank you, sir. थैंक यू, Sir. हैव अ गुड डे। You too, sir. You too.